इमोशनल ज़ॉम्बी फिल्म का जिक्र जब भी आता है तब हमें ट्रेन टू बुसान का नाम तो याद रहता है, पर हम एक और बहुत खास फिल्म को भूल जाते हैं। ये फिल्म है कार्गो, और आज इस फिल्म के वायरस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये फिल्म भी काफी इमोशनल है, और अगर आपके अंदर फीलिंग्स है तो हो सकता है कि आप इस फिल्म को देखने के बाद रोने भी लग जाओ। इस फिल्म में फ्रैकिंग वायरस के आउटब्रेक का एक फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी ऐसे फादर के अराउंड है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, पर अपनी आखिरी वक्त में भी वो न्यूबॉर्न बेबी को सेफ हाथों में देने के लिए भटक रहा है। अब क्या वो अपने बच्चे को खुद के ज़ॉम्बी बनने से पहले सेफ हाथों में दे पाएगा? यही इस कहानी का मेन प्लॉट है। सीरियसली इस फिल्म की स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा मस्त है कि यार तुम्हें जरूर मजा आएगा। हाँ, पर अगर तुम्हें एक्शंस देखना ज्यादा पसंद है तो ज्यादा एक्शन ना होने के कारण आप इस फिल्म से थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो इस वीडियो में हम कार्गो फिल्म में मेंशन किए गए फ्रैकिंग वायरस को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि आखिर मार्टिन फ्रीमैन यानी जिसने फादर का रोल प्ले किया है वो वायरस से कैसे इन्फेक्ट हुआ, इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई, और आखिर कैसे ये फिल्म में दिखाया गया वायरस हमारे रियल लाइफ में मौजूद कंपनियों और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डार्क साइड को अच्छे से शो करता है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। 2013 में आई सेम नाम की शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर्ड कार्गो योलांडा रामके की पोस्ट एपोकलिप्टिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के लीड कास्ट में मार्टिन फ्रीमैन, सूजी पॉटर और साइमन लैंडर है, और इस फिल्म में इनकी ही जर्नी को दिखाया जाता है। ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में एक एपोकलिप्टिक आउटब्रेक के फैल जाने के बाद शुरू होती है। बजाय कि इस फिल्म में ज़ॉम्बीज है, कार्गो एक बहुत इमोशनल फिल्म है जहां हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में तो हमें काफी शांत एनवायरनमेंट दिखाया जाता है जहां ये फैमिली एपोकलिप्टिक क्योस से दूर एक हाउस बोट में अपने मौजूदा सप्लाईज के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं। पर जैसा कि इस फिल्म में एक छोटी बच्ची भी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कम हो रहे सप्लाईज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन्हें एक रेक्ड सेलबोट में एंटर करने जैसा कुछ रिस्क लेना पड़ता है, और जिससे केई यानी कि मदर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है और यहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अब केई को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एंडी हाउस बोट से निकलकर कार से तेजी से जा रहा होता है कि कार क्रैश हो जाती है, जिससे केई की ज़ॉम्बी में बदलने की स्पीड और बढ़ जाती है और केई एंडी को भी काट के इन्फेक्ट कर देती है। मतलब यहाँ पर एक गार्जियन तो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है, वहीं एंडी यानी कि जो फादर होता है वो केई की वजह से वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इसके बाद एंडी को ज़ॉम्बीज में बदलने से पहले मजबूरन किसी ऐसे को ढूंढना होता है जो उसके बच्चे का ख्याल रख सके। अब जब आप मूवी को क्लोजली जान गए हो तो चलो इसमें दिखाए गए वायरस का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, वैसे तो इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ये फ्रैकिंग वायरस इनिशियली कैसे फैलना शुरू होता है, पर ओवर टाइम वी डिस्कवर कि ये वायरस भी बाकी ज़ॉम्बी वायरस की तरह स्क्रैच और बाइट से स्प्रेड होता है, और इसके बाद पूरी तरह से ज़ॉम्बी लाइक बीइंग बनने से पहले विक्टिम्स को 4 स्टेजेस से गुजरना होता है। इस वायरस के विक्टिम्स को ज़ॉम्बी में बदलने में कुछ घंटों का वक्त लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे विक्टिम्स ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर में बदलने लगता है। शुरुआत में एज सिम्टम्स विक्टिम्स को बुखार होता है और वोमिटिंग की फीलिंग होती है, पर लेटर ऑन उनके बॉडी से कुछ ऑयली फ्लूइड लीक होने लगता है। नेक्स्ट स्टेज में जैसे ही पेशेंट को दौरा पड़ने लगता है या उनकी खुद की बॉडी से कंट्रोल लूज होने लगती है, इससे पता चलता है कि अब उनके पास ज़ॉम्बी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं है, और फाइनली इन्फेक्ट होने के 48 घंटे के अंदर इस फिल्म के वायरस की वजह से कोई ह्यूमन ज़ॉम्बी बन जाता है और अनकॉन्शियसली ट्रेडिशनल ज़ॉम्बी की तरह फ्लैश और ब्लड पर फीड करने के लिए किसी पर भी अटैक करता है। पर कई चीजें ऐसी हैं जिससे फ्रैकिंग वायरस ट्रेडिशनल ज़ॉम्बी से काफी अलग है। एज आई सेड, सबसे पहली चीज ये है कि जैसे ही कोई वायरस से इन्फेक्टेड ह्यूमन आखिरी स्टेज में पहुंचने वाला होता है, उसके इन्फेक्शन वाले बॉडी पार्ट से ऑयली टाइप सब्सटेंस लीक होने लगता है, जो कि इस बात का हिंट है कि अब ये बॉडी बिना किसी रिजल्ट के फाइट किए जा रहा है। दूसरी पॉइंट जो इन ज़ॉम्बीज को बाकी से अलग बनाती है वो है इनका काफी एक्टिवली शेड्स में आराम करना, और इसलिए मूवी में कई सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं जो मिट्टी वाले जगह पर अपने सर को किसी ऑस्ट्रिच की तरह जमीन के अंदर डाल देते हैं, और इन केस अगर वो कोई शेड नहीं ढूंढ पाते हैं तो उनका फेस ऐसी ऑयली चीजों से कवर होने लगता है जिससे ये जैसी भी जगह पर हो इनकी स्ट्रेंथ वापस से रिकवर होने लगता है। एज ऑफ नाउ रियल लाइफ में ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड फ्रैकिंग वायरस जितना कम रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मम्स और रुबेला वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड हफ्तों की होती है, और कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा की इंक्यूबेशन पीरियड कुछ दिनों की होती है। इससे वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्यों फ्रैकिंग वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था और सब जगह को टेक ओवर कर लिया था। जहां तक वायरस की बात है तो मूवी में हमें दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सिविलियंस को इन्फेक्शन किट हैंडओवर करने के साथ क्वारंटीन को बनाए रखने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनके शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन किट में एक रिस्ट वॉच भी दिया गया था जिसमें 48 घंटे का काउंटडाउन सेट था, और एक ऐसा डिवाइस भी दिया गया था जिससे वो लोग अपने आप को खत्म कर सकते हैं जो ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते। अब आप सोचोगे कि वायरस की ओरिजिन क्या है, तो हालांकि इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है कि ये वायरस कैसे आया, पर फिल्म में कई जगह फिल्म मेकर्स हमें क्लूज के जरिए इसका जवाब दे देते हैं।
और इस आउटब्रेक का पोटेंशियल रीजन फ्रैकिंग टेक्निक होती है, जिसे एग्रेसिवली ऑयल और गैस को धरती से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि वाटर, सैंड और केमिकल्स को बहुत हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे अंडरग्राउंड रॉक्स के सील्ड क्रैक्स खुल जाते हैं एंड अंदर ट्रैप्ड ऑयल एंड गैस रिलीज होते हैं। ये फ्रैकिंग टेक्निक एक्वीफायर्स में वाटर कंटेमिनेट होने के रिस्क की वजह से करंटली कई देशों में रियल में बैंड है। और हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट्स इस कंट्रोवर्शियल टेक्निक को बैन किए हुए, लेकिन बाकी कई स्टेट्स अभी भी इसे अलाउ करते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिसे इस मूवी में बार बार पोर्ट्रे किया गया है। पूरी फिल्म के दौरान हम कई ऐसे साइंस को देखते हैं कि लोग फ्रैकिंग टेक्निक को रोकने की डिमांड कर रहे हैं, और हमें इस थ्योरी के सपोर्ट में फिल्म में दिखाए क्लेवर मैन के एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, जिसमें वो बताते हैं कि इंसान पृथ्वी को जहरीला बना रहे हैं और जवाब में पृथ्वी अब हम इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाकर टॉक्सिक कर रही है। जमीन के अंदर से निकलने के बाद मोस्ट प्रोबेबली फ्रैकिंग टेक्निक से निकला फ्रैकिंग वायरस इन्फेक्टेड विक्टिम्स के बाइट्स और स्क्रैच की वजह से पूरे देश में तब तक फैलता है और ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म करता है जब तक केवल पृथ्वी के साथ बैलेंस में रहने जितनी संख्या में लोग जीवित रह सके। अब आपको भले ये कॉन्सेप्ट बहुत एक्सेजरेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस हजारों सालों तक पर्माफ्रॉस्ट में डोर्मेंट पड़े रह सकते हैं, मतलब कि इनएक्टिव रह सकते हैं, और ऐसा एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर और पर्माफ्रॉस्ट सॉइल के कारण होता है। खैर, अगर ह्यूमंस कोल्ड ब्लडेड हो गए तो क्या होगा, पर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। पर ये वायरसेस तब तक डोर्मेंट रह सकते हैं जब तक वापस से मेल्ट होकर अर्थ सरफेस में ना आ जाए। और इनफैक्ट एक ऐसा ही 50,000 साल पुराना वायरस साइंटिस्ट को मिला है जो कि पोटेंशियल ज़ॉम्बी वायरस आउटब्रेक को ट्रिगर कर सकता है। देखो, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस और नो टाइप करके बता देना। इनफैक्ट 2016 में एक ऐसे ही तरह के पर्माफ्रॉस्ट में जमे रेनडियर से कांटेक्ट में आने की वजह से एक पर्सन की जान भी चली गई थी और 20 लोग उसकी वजह से बीमार भी हुए थे। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हो सकता है कि वाकई में रशियन साइंटिस्ट ने जिस प्री हिस्टोरिक वायरस को ढूंढा है वो वाकई में कोई एपोकलिप्स को ट्रिगर कर दे। खैर, फिल्म के एंड होते होते एंडी ज़ॉम्बी बनने के बावजूद अपनी बेटी को एक ट्राइब में छोड़ देता है और ऐसा करने में थर्ड लीड एक्टर साइमन लैंडर्स यानी कि फ्यूमी हेल्प करती है। देखो, ओवरऑल अनडाउटेडली ये फिल्म एकदम पैसा वसूल फिल्म है। ये फिल्म आपको ऐसी जर्नी पे ले जाती है जहां आपको काफी एडवेंचर के साथ साथ सेंटी फील होता है। और जहां तक बात है ये कैसे कंपनीज की और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की डार्क साइड को शो करती है, तो ऐसा इसलिए कि हम ह्यूमन सालों से हमारे सेल्फ बेनिफिट के लिए कई चीजों को एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। जैसा सेम सिनेरियो हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलता है कि किस तरह से फ्रैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ह्यूमंस पूरी तरह से अर्थ को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हम पर ही उल्टा भारी पड़ जाता है। अब अगर यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करके अटेंडेंस लगवा लेना, मैं भी तो देखूं कि तुम लोग में से कितने लोग वीडियोस को पूरी देखते हो। वैसे कार्गो फिल्म में दिखाया गया फ्रैकिंग वायरस 28 डेज लेटर के रेज वायरस के सामने कुछ भी नहीं है, तो रेज वायरस में ऐसा क्या खास है? अब इसे जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।